अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन बाय बोर्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा जी, हम लोगों ने वेव नंबर फाइंड करना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी एटम है, लाइक मैं कहता हूँ ये हाइड्रोजन है और ये इसका पहला ऑर्बिटल है। इसी तरह ये इसका दूसरा ऑर्बिटल है, इसी तरह ये इसका तीसरा ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में है या तीसरे में है। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल से जंप करके पहले वाले में आता है तो इसके नतीजे में क्या होता है? रेडिएशन खारिज होती है फोटोन की फॉर्म में। अब जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, जिसको मैं E2 कह रहा हूँ, नीचे वाले की क्या होगी? E1। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले ऑर्बिटल से जंप करके फर्स्ट वाले में आता है तो इसके नतीजे में भी एनर्जी रिलीज होती है। वो किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है। बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करना है वेव नंबर को, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है दूसरे वाले में से पहले में या तीसरे वाले में से पहले में, तो इसके नतीजे में एनर्जी निकलती है, उसका कुछ ना कुछ वेव नंबर होता है। तो हम लोगों ने वेव नंबर को फाइंड आउट करना है। देखिए, हम लोगों ने 5 सीरीज पढ़ी है। सबसे पहले लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, पास्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पुफेन सीरीज। लाइमन सीरीज में हम लोगों ने बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है दूसरे वाले में से पहले में या तीसरे वाले में से पहले में, दूसरे बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसके नतीजे में जो वेव नंबर आएगा वो लाइमन सीरीज के अंदर आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तीसरे वाले से दूसरे में या चौथे वाले में से तीसरे में, तो इसे यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है पहले वाले शेल में N1 में, तो इसे हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे वाले में आता है तो इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। इसी तरह इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर वाले ऑर्बिटल से जंप करके तीसरे वाले ऑर्बिटल में आता है तो इसे हम लोग कहते हैं पास्टल सीरीज। इसी तरह आगे भी ब्रैकेट सीरीज है और पुफेन सीरीज है, यानी कि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले वाले में आएगा तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी दूसरे वाले में आएगा तो बाल्मर, अगर कहीं से भी तीसरे वाले में आएगा तो इसे बोलते हैं पास्टल सीरीज। अब इसका कुछ ना कुछ वेव नंबर होता है। वेव नंबर फाइंड करने से पहले मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले वाला ऑर्बिटल की एनर्जी E1 है, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये बराबर होती है Z² me4/8 ε0² 8² और n²। E1 की एनर्जी ये है। तो n पहला ऑर्बिटल है तो इसकी जगह पे N1 है, क्योंकि ऑर्बिटल को हम लोग N1 से या शेल को हम लोग n से डिनोट करते हैं। N1 यानी कि पहला शेल है। इसी तरह दूसरे वाले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? Z² me4 डिवाइडेड बाय 8 ε0² 8² और n², लेकिन n की जगह क्या आएगा? 2, क्योंकि ये दूसरे वाले ऑर्बिटल की एनर्जी है। अब अगर हम लोगों ने चेंज इन एनर्जी फाइंड करना है तो बोहर के मॉडल के मुताबिक del E बराबर होता है E2 माइनस E1। अब E2 हमारे पास ये वाला है, ये क्या है? Z² me4 डिवाइडेड बाय 8 ε0² 8² और n2²। फिर दरमियान में आ रहा है माइनस, ये हो गया E2 वाली। अब लिखनी है E1 वाली। E1 वाली क्या है? माइनस Z² me4 डिवाइडेड बाय 8 ε0² 8² और n1²। हम लोगों ने E2 की जगह पे E2 की वैल्यू लिख दी और E1 की जगह पे E1 की वैल्यू लिख दी है। अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस Z² me4 डिवाइडेड बाय 8 ε0² 8² और n2²। ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा? Z² me4 डिवाइडेड बाय 8 ε0²
ए स्केयर और n1 का स्केयर। अब पॉजिटिव वाली को पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाली को बाद में। जगह तब्दील कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसको पहले लिखेंगे तो क्या बनेगा, जी स्केयर NE4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्केयर h का स्केयर n1 का स्केयर माइनस, अब दूसरी रकम लिखेंगे जी स्केयर NE4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर h स्केयर और n2 का स्केयर। बस जगह तब्दील की, इसको इधर ले और इसको इधर। अब देखें इस पूरी इक्वेशन में ये पूरा ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा सेम है, इसमें और इसमें सेम है। फर्क सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे n1 लिखा है और वहाँ पे n2 लिखा है, इसलिए हम लोग इसको बाहर ले लेंगे एज ए कॉमन। तो डेल ई किसके बराबर होगा, डेल ई इज इक्वल टू जी स्केयर NE4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर a स्केयर, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब 1 ओवर n1 का स्केयर, 1 ओवर n1 का स्केयर माइनस 1 ओवर n2 का स्केयर, n2 का स्केयर। तो ये हमारे पास एंड वाली इक्वेशन आ गई। तो इस तरह आप लोग चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चेंज इन एनर्जी है फॉर प्रोटॉन के लिए, तो हमें पता है कि अगर प्रोटॉन है लाइक हाइड्रोजन, तो उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, एक, तो जी का क्या आ जाएगा 1। तो ये पूरा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू है NE4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर a स्केयर। इसकी वैल्यू है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 जूल। तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ डेल ई इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 और आगे 1 ओवर n1 का स्केयर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा जूल। इट्स मीन कि इस इक्वेशन के जरिए आप लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑर्बिटल से पहले में है या तीसरे में पहले में है या चौथे में पहले में, जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आप उसकी चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि डेल ई बराबर होता है h म्यू की, म्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इस जगह मैं क्या लिखूंगा, h म्यू इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर था, ये इसका अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ NE4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और 8 स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो NE4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, ये H2 है, ये बन जाएगा H3 क्योंकि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और आगे क्या है 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये हमारे पास अभी तक आई है फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने वेव नंबर फाइंड करना है। तो इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।